हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, जबरदस्त हैं। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू योर विजय धनुष बैच, जहां हम कर रहे हैं आपका बिजनेस लॉज एंड एथिक्स सब्जेक्ट तैयार। हम ऑलरेडी आपका सेक्शन ए कर चुके हैं कंप्लीट। आज हम शुरू करने चल रहे हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ेंगे। जो आपके फैक्ट्रीज एक्ट है, ग्रेच्युटी एक्ट है, पीएफ है और ईएसआई है, उनको हम इन नोट्स के थ्रू ही करेंगे, जैसे हमने आपका एलएलपी किया था। बट जैसे ही हम कोड ऑफ वेजेस में जाएंगे, वो ऑफ कोर्स हम थोड़ा डिटेल मैनर में करेंगे, क्योंकि वहाँ वो इंडिविजुअल चैप्टर 5 नंबर का है। और जो भी मैंने आपको चैप्टर्स मेंशन करे, फैक्ट्रीज एक्ट, ग्रेच्युटी, पीएफ एंड ईएसआई, ये चारों मिलाकर एक्चुअली 10% वेटेज कैरी करते हैं। तो लगभग आप लगा के चलिए 12 से 14 नंबर का पेपर ये 4 चैप्टर्स मिलाकर आते हैं, इसलिए हम इनको स्मार्टली पढ़ रहे हैं थ्रू माय समरी चार्ट नोट्स। ठीक है, जहाँ पे भी हमें लगेगा कि हमें डिटेल में जाना है, हम डिटेल में भी जाएंगे। एंड यू कैन एक्सेस दीज नोट्स फ्रॉम विजय धनुष बैच ऐप। CMS आरती के ऐप पे जाएंगे, विजय धनुष बैच आप ₹2 में एनरोल करा सकते हैं एंड गेट योर सेल्फ एक्सेस टू द नोट्स एज वेल। ठीक है, चलो शुरू करते हैं विद फैक्ट्रीज एक्ट 1948। क्या मेरे बेटे, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 क्या चीज़ पे बातचीत, मतलब कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो एक्ट आया हुआ है। जैसे एलएलपी में हमको समझ में आया कि जो पार्टनरशिप फर्म की प्रॉब्लम थी, जो कंपनीज एक्ट की प्रॉब्लम थी, दोनों की हटा के दोनों के पॉजिटिव लेके एलएलपी बना दिया। तो यहाँ पर क्या कहानी रही होगी मेरे बेटे, यहाँ पर वर्किंग कंडीशंस पे काम बताया गया, रूल्स आए, हेल्थ एंड सेफ्टी पर रूल्स आए, वेलफेयर पर रूल्स आए, वुमेन एंड यंगर वर्कर्स पर रूल आए एंड एनुअल लीव्स पर भी रूल आए फ्रॉम द परव्यू ऑफ पीपल वर्किंग इन द फैक्ट्रीज। क्योंकि यहाँ पे ये भी बता दिया गया हमें कि फैक्ट्री ही क्या है, किसको मान ले रहे हैं हमें, कारखाना है। ओके, ये एक सोशल वेलफेयर लेजिस्लेचर है जो हमारा फैक्ट्रीज एक्ट है। जो हमारा फैक्ट्रीज एक्ट है, ये एक सोशल वेलफेयर लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर मतलब एक्ट जो प्रोटेक्ट कर रहा है वर्कर्स को, किससे, एक्सप्लॉइटेशन से। जो मतलब जो पैसे वाले लोग हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं, दे आर नॉट सपोज टू एक्सप्लॉइट द पीपल वर्किंग इन द फैक्ट्री। तो वर्किंग कंडीशंस अच्छी करनी है, इक्वल पे देनी है, वुमेन एंड यंगर एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना है। उस परव्यू से ये सोशल वेलफेयर लेजिस्लेचर लेकर आया गया है ना। और कोशिश ये करी जा रही है इस एक्ट के थ्रू कि वर्क प्लेस कंडीशंस भी इम्प्रूव हो। ओके, हमारे पास एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, तो क्या करेंगे, अपना नोटबुक उठा लेंगे। नोटबुक में जो बातचीत मैं आपको बोलती हूँ वो लिखनी है, चाहे वो एक्ट्स हैं चाहे वो केस लॉज हैं। तो एक पेज बना दीजिए आप केस लॉज का, एक पेज बना दीजिए सेक्शंस का, फिर टॉपिक 2 पेजेस, 2 या 3 पेजेस बना लीजिए MCQ टॉपिक्स का। बाकी नोट्स जो आप खुद अपने पर्सनल लेवल पर लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। कुछ बातें मैं आपको बोलूंगी भी, ये आपको होमवर्क में लिखनी है। ठीक है, विच यू कैन राइट, क्लिक अ पिक्चर एंड शेयर विद मी ऑन लॉ बाय CM में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। आई एम ऑल्सो वेरी मच एक्टिव ऑन CMS आरती इंस्टाग्राम चैनल। ठीक है, अब यहाँ पे जुडिशियल प्रेसिडेंट या जुडिशियल इंटरप्रिटेशन आई। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन थी रविशंकर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। यहाँ बोला गया कि फैक्ट्रीज एक्ट जो है ना, वो एक सोशल वेलफेयर लेजिस्लेचर है, जिसका काम क्या है, जिस एक्ट का काम क्या है कि वर्कर्स को एक्सप्लॉइट होने से बचाना है, प्रोटेक्ट्स वर्कर्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। और एजेंडा क्या है, एम क्या है कि इंश्योर किया जाए हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर फॉर द पीपल हु आर वर्किंग इन दीज फैक्ट्रीज। एम आई क्लियर। सो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन बेसिकली केस लॉज वाले पेज में जाइए, वहाँ पे लिख दीजिए रविशंकर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, और वहाँ बता दिया गया है कि फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो एक सोशल वेलफेयर लेजिस्लेचर है। तो आपसे यहाँ से MCQ फॉर्मेट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, MCQ फॉर्मेट में भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने बताया आपको, हेल्थ एंड सेफ्टी, वेलफेयर, रेगुलेशन ऑफ वर्क एंड लीव एंटाइटलमेंट है। इनमें क्या क्या बातें, क्या क्या
टिप्पणी क्या क्या डिटेलिंग्स हमको बताई गई हैं। ये देखिए, हेल्थ एंड सेफ्टी में बताया गया है कि क्या क्या मेजर्स फॉलो होने चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक फैक्ट्री में, ताकि एक्सीडेंट्स ना हो, एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट किया जा सके और हाइजीन प्रिवेंट करी जा सके। लोग आए तो वो ऐसे रोगों के नो पेशेंट्स ना हो जाए, मर्ज ना हो जाए, ऐसे रोग ना उनको लग जाए जो उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए, है ना। इसलिए हाइजीनिक कंडीशन भी अच्छी चाहिए और एक्सीडेंट्स भी हम प्रिवेंट करना चाहते हैं। वेलफेयर जैसे एम्यूनिटीज दे रहे हैं, कैंटीन, रेस्ट रूम, क्रचेज। क्रचेज अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो क्रचेज बेसिकली अ प्लेस वेयर बेबीज आर केप्ट। ऐसे अब वुमेन इज वर्किंग तो उसका बच्चा कहाँ रहेगा, उसे क्रच में रख सकते हैं। देयर आर पीपल हु टेकिंग, विल बी टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड। रेगुलेशन ऑफ वर्क, एम्प्लॉयमेंट रूल्स फॉर वुमेन एंड यंग पर्सन, ये भी बताया गया। रेगुलेशन फॉर वर्क इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है। लीव एंटाइटलमेंट मतलब कोई इंसान काम करता है तो वो पूरी जिंदगी थोड़ी ना, मतलब एवरीबडी नीड्स ब्रेक, आपको चाहिए छुट्टी, ऐसे नहीं चाहिए। तो बोल रहे हैं कि कुछ पेड लीव्स भी होनी चाहिए। जो लोग साल भर काम कर रहे हैं उन्हें उन साल में कुछ छुट्टियां, 15 दिन की छुट्टियां ऐसी देनी चाहिए जो अपार्ट फ्रॉम संडे है। फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, 15 डेज में बोल रही हूँ, अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल छुट्टी कोई छुट्टी ले रहे हैं तो वो वर्किंग बिना पैसे कटे छुट्टी मिलनी चाहिए। उसके बारे में भी फैक्ट्रीज एक्ट में बात हो रखी है, पेड एनुअल लीव फॉर एलिजिबल वर्कर्स। ठीक है। अब ये एक्ट लगता कहाँ है, ये एक्ट पूरे इंडिया पे लगता है। इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब ऐसे क्यों मेंशन करते हैं मैम, क्योंकि बेटे नो, इफ यू हैव सीन द रिसेंट मूवी जम्मू एंड कश्मीर में, जब हमने आर्टिकल रिमूव कर दिया, एक आर्टिकल रिमूव किया जिसकी वजह से अब पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल हो जाता है। बट जब हम पढ़ रहे थे लॉ तो हम ऐसे ही बोलते थे दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके मेरे बेटे, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 आया 1 अप्रैल 1949 को, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। अब ये डेट हमें लर्न करनी है क्योंकि स्पेसिफिकली हमारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दी हुई है। तो आप एमसीक्यू टॉपिक पे जाइए, जो एमसीक्यू के लिए आपने 3 पेजेस मैंने आपको बोले हैं छोड़ने के लिए, वहाँ पे फर्स्ट हेडिंग लिख लीजिए कि फैक्ट्रीज एक्ट इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल, जैसे क्या बोलते हैं, अप्रैल फुल बनाया तुमको गुस्साया वही वाले दिन 1949, क्योंकि एक्ट 1948 है, इफेक्टिव हुआ 1949। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट है एज एन एमसीक्यू। ओके, सेक्शन 2M में हमको फैक्ट्रीज बता रखी हैं। फॉरेन एलएलपी भी 2M में बताई थी ना, एलएलपी एक्ट में, यहाँ पे भी 2M, ये फैक्ट्रीज बता रखा है हमारे को यहाँ पर। ऑल्सो अप्लाइड टू गवर्नमेंट कंपनीज अंडर सेक्शन 116। दोनों, अब दोनों बातें आपको लर्न करनी है। सेक्शन वाले पेज पे लिखिए कि फैक्ट्रीज डिफाइन कर रखी है सेक्शन 2 क्लॉज M में, और गवर्नमेंट कंपनीज पे भी एप्लीकेबल होता है फैक्ट्रीज एक्ट, जो कि सेक्शन 116 में बता रखा है। आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करनी है, लर्न करनी है। मतलब बिल्कुल डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। मतलब मैं कह सकती हूँ पीए वाला चैप्टर तो फिर भी बड़ा है, फैक्ट्रीज और ग्रेचुइटी तो बिल्कुल ज़्यादा बड़ा नहीं है। हम विद इन 2 2 आवर्स ईच इन दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से जो भी हम समय साथ बिता रहे हैं, आप कोशिश कीजिए इन बातों को प्रोसेस करते जाइए, पोस्ट द सेशन कंटेंट को पढ़िए, और एक बार आप रीड लगा सकते हैं अपने स्टडी मैट को भी, ताकि आपको ये चैप्टर स्ट्रांगली आप इसको अब्जॉर्ब कर पाएँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जनरली एमसीक्यूज बनते हैं 2 चैप्टर से, और 2 चैप्टर से लॉन्गर क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, है ना। एक चैप्टर से, इन चारों में से कम एक चैप्टर से तो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा ही, 2 से भी बन सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब है 7 नंबर का क्वेश्चन, और 1 से 2 आपको एमसीक्यूज भी दिखाई देंगे। Okay, I'll soon be doing a session for you guys on the channel, decoding the last 2 papers, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, कौन से चैप्टर से कितने नंबर क्वेश्चन आया। एंड इफ यू वांट मी टू डू दैट सून, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, decoding टू बी डन सून। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए decoding टू बी डन सून, एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू, योर विश इज माई कमांड। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, की डेफिनेशन शुरू करते हैं। 2M पे तो पहुंचेंगे, फैक्ट्रीज की डेफिनेशन पे तो पहुंचेंगे, पहले कंपीटेंट पर्सन की डेफिनेशन पे चलते हैं, जो हमें सेक्शन 2A में बता रखा है, 2CA में। तो सेक्शंस वाले पेज पे जाएंगे, यहाँ पे सेक्शंस वाले क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो ये सेक्शन वाला टॉपिक डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत सारे सेक्शंस भी नहीं है। जब कंपनीज एक्ट जब पढ़ोगे तो भयंकर गोथेदार सेक्शंस हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं, और बहुत सारे सेक्शंस वहाँ में लर्न भी करने हैं।
ठीक है। जो बच्चे मेरे साथ पेड बैच में है, प्रगति बैच में है, लाइव बैचेस में आते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस देखते हैं, वहाँ मैंने 26 सेशंस में कंपनीज एक्ट किया है। यस, फैक्ट्रीज एक्ट भी हमने वहाँ पर 5 या 6 सेशन में कर रखा है। बट क्योंकि अभी हमें टाइम की वैल्यू समझनी है और वेटेज को मद्देनजर रखते हुए पढ़ाई करनी है, तो इसलिए हम पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। जस्ट दैट इस सेशन के बाद आपको थोड़ा टाइम देना होगा, लगभग 2.5-3 घंटे देने होंगे पर्सनल लेवल पे टू रीड द एंटायर चैप्टर। कंसेप्ट तो मैं आपको समझा दे रही हूँ, आप रीड लगाएंगे अपने स्टडी मैट से और वहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ये आपका ओनस रहा, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, चलो आ जाओ। कंपीटेंट पर्सन को बताया सेक्शन 2CA में। कंपीटेंट पर्सन कौन है? ये कोई बंदा हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो कि चीफ इंस्पेक्टर द्वारा रिकॉग्नाइज किया। यहाँ से MCQ पूछा जा सकता है। आपसे डेफिनेशन दे देंगे कि सेक्शन 2CA बोलता है कंपीटेंट पर्सन वो पर्सन है, वो इंस्टीट्यूशन है जो कि रिकॉग्नाइज किया गया है बाय डैश। बाय डैश कौन? बाय द डैश इज चीफ इंस्पेक्टर। ओके, क्या कर रहा है? ये टेस्ट कर रहा है, एग्जामिनेशन कर रहा है, इंस्पेक्शन कर रहा है। ओके, रिकॉग्निशन बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, पर्सन और इंस्टीट्यूशन, अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज। बोल रहा है कि ये वो बंदा है, वो इंस्टीट्यूशन है जो रिकॉग्नाइज किया जा रहा है चीफ इंस्पेक्टर द्वारा कि ये बंदा, ये कंपीटेंट पर्सन टेस्ट कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है फैक्ट्रीज का, फैक्ट्री में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनका। और जो ये बंदा है कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा? by the chief inspector based on the qualification of this person, based on the experience that he is carrying. This could be a person, this could also be an institution who will be a competent person. जो बना कौन रहा है? चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अप्रूव किया जा रहा है, जो क्या कर सकता है? टेस्ट कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। उसकी क्वालिफिकेशन पर बेस्ड रहेंगे ऑफकोर्स उनका सिलेक्शन, और कैसे वो अवेलेबिलिटी होगी उनकी, जो भी फैसिलिटीज़, मतलब बेसिकली जो यूनिट्स अवेलेबल हैं, जो ब्रांचेस अवेलेबल हैं इस फैक्ट्री की, उनकी अवेलेबिलिटी पर भी, मतलब कहाँ कहाँ अवेलेबल रहेगा ये कंपीटेंट पर्सन, अकॉर्डिंगली चूज किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा बाय द चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हजार्डस प्रोसेस, दैट्स आल्सो डेफिनेशन गिवन टू अस अंडर सेक्शन 2CB। 2CA में कंपीटेंट पर्सन है, 2CB में हजार्डस प्रोसेस है। हजार्डस प्रोसेस वो होता है जिसमें हेल्थ को रिस्क है किसी बंदे की, एनवायरनमेंट को भी पोल्यूशन हो सकता है। किसी बंदे की हेल्थ को तो रिस्क है ही, इंसान की तो हेल्थ को रिस्क है ही, एनवायरनमेंट को भी पोल्यूशन हो सकता है, तो हजार्डस प्रोसेस। वो कोई भी रॉ मटेरियल से हो सकता है, कोई भी बाई प्रोडक्ट से हो सकता है, कोई भी वेस्ट से हो सकता है, कोई भी एफ्लुएंट से हो सकता है। जब जो रॉ मटेरियल तो मतलब हम समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे को ये वायर बनानी है ना, तो इसमें जो ये धागा यूज़ हो रहा है, जो इसमें मेटल्स यूज़ हो रहे हैं, जो इसमें ये स्टील का पोर्शन यूज़ हो रहा है, ये सब रॉ मटेरियल है। इसको बनाकर बनाया जाएगी ये वायर, है ना, उसको सबको मिलाकर ये वायर बनाई जाएगी। बाय प्रोडक्ट क्या हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल बना तो मैं दूध रही थी, बट उसके साथ बाय प्रोडक्ट्स हैं पनीर या दही, ये बन ही जाते हैं, है ना। फिर वेस्ट तो है ही हमारे पास, एफ्लुएंट्स कैन बी सम काइंड ऑफ गैसेस और एनीथिंग दैट आर द रिमेन्स आफ्टर दिस एंटायर प्रोसेस। ये हजार्डस नहीं हो सकता, ना तो इंसान को, इंसान की हेल्थ को, ना ही एनवायरनमेंट को। ठीक है, फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताया गया हमको सेक्शन 2K में। तो सेक्शन 2CA में कंपीटेंट पर्सन है, सेक्शन 2B में हजार्डस प्रोसेस है, सेक्शन 2K में हमको बताया गया है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इस सेक्शन से हमें लर्न करनी है। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या हो सकता है? कुछ बनाना, कुछ रिपेयर करना, कुछ चेंज करना, ऑल्ट्रेशन करना, है ना। पैकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, प्रिंटिंग, बुक बाइंडिंग, शिप कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, कोल्ड स्टोरेज, ये सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आ जाता है। और इसको भी आपको 1 से 2 बार रीड लगाना है। वाई? बिकॉज हो सकता है आपसे MCQ पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अंडर सेक्शन 2K इंक्लूड होती है, इनमें से कौन सी चीज़ अंडर सेक्शन 2K और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंक्लूड नहीं होती। तो कुछ बनाना, कुछ चेंज करना, ठीक है, कुछ ऑल्टर करना, कुछ रिपेयर करना, कुछ पैक करना, कोल्ड स्टोरेज, कुछ शिप की कंस्ट्रक्शन करना, ठीक है, कुछ शिप की रिपेयरिंग करना, कुछ किताबें छापना, किताबों की बाइंडिंग करना, किसी तरीके से कुछ पावर जनरेशन करना, कुछ पावर को ट्रांसमिट करना, लोगों तक पहुंचाना, कुछ पैकेजिंग, कुछ क्लीनिंग, कुछ वॉशिंग, ये सब कुछ आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। आपको इसे 1 से 2 बार डेफिनेटली रीड करना है। पोज द सेशन फ्रॉम द कंटेंट, जो मैंने आपको बताया CMS आरती के ऐप पर जाकर। अब विजय धनुष बैच में जस्ट बाय पेइंग 2 रुपीज you'll be able to access both
द सब्जेक्ट नोट, चाहे वो हमारे लॉ के हों, चाहे वो हमारे फिनेंशियल अकाउंटिंग के हों। ठीक है, क्योंकि कुलदीप सर आपको एफए पढ़ा रहे हैं विजय धनुष बैच का, और मैं आपको पढ़ा रही हूँ बिजनेस लॉज एंड एथिक्स। ठीक है, अब पीछे हमने देखा था रविशंकर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें बताया था कि वेलफेयर, सोशल वेलफेयर लेजिस्लेचर है फैक्ट्रीज एक्ट। ऐसे ही हमारे पास एक और केस लॉ आ चुका है जो कि मेसर्स काजी नरूल हसन वर्सेस ईएसआई कॉरपोरेशन। ईएसआई पे तो हमारे पास डेडिकेटेड चैप्टर भी है, यूनिट नंबर कौन सी यूनिट है, 7, 8, 9, 10, 10th यूनिट हमारे पास यही है। ओके, तो क्या है केस लॉ का नाम, मेसर्स काजी नरूल हसन वर्सेस ईएसआई कॉरपोरेशन। क्या बोल रहा है, एंड प्रोडक्ट होना जरूरी नहीं है, किसी चीज को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डेफिनेशन में आने के लिए जरूरी नहीं वहां से कोई एंड प्रोडक्ट निकले। इंक्लूड्स एनी प्रोसेस एम्ड एट यूज, सेल और ट्रांसपोर्ट, चाहे यूज करने के लिए, चाहे सेल करने के लिए, चाहे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कोई भी ऐसा आपने सामान बनाने का आपका एजेंडा, प्रोसेस आप ऐसा कर रहे हो कि उससे ये हो पाए, उसका आपका उस एक ऐसा प्रोसेस इसका एम या तो ये या तो ये या तो ये, ज़रूरी नहीं कि आपने कोई एंड प्रोडक्ट बनाया हो तभी वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा, ज़रूरी नहीं। और ऐसा हमको मेसर्स काजी नरूल हसन वर्सेस ईएसआई कॉरपोरेशन केस लॉ में बताया गया है। ये केस लॉ लिख लीजिए, केस लॉ में क्या निकल के आया वो भी लिख लीजिए। ठीक है, मेरा पूरे नेक्स्ट 4 सेशंस में एजेंडा यही रहेगा कि मेजॉरिटी बातें आपको क्लास में समझाने के साथ लर्न भी करा दूं। जस्ट अब आपको क्या करना है, पोज द सेशन, अपना स्टडी मैट उठाना है, रीड लगाना है, रीड लगाते हुए कोई डाउट आएगा तो या तो मेरे से कमेंट बॉक्स में बात कर लेना है, या फिर लॉ बाय सीएम में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके टॉक टू मी ऑन टेलीग्राम। ठीक है, एंड गेट योर डाउट रिजॉल्व। प्लस आपको जैसे ही चैप्टर खत्म होते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने चैप्टर के क्वेश्चंस खुद रीड लगाएं, उनके आंसर्स देखें, कोई आंसर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद आपको एटलीस्ट 1 टाइम स्कैनर भी रीड लगाना है, तभी आपको समझ में आएगा एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे कैसे। तो कंसेप्ट्स करना इम्पॉर्टेंट है, कंसेप्ट्स को लर्न करना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो कीवर्ड्स लिखोगे तभी तो आपको नंबर मिलेंगे, राइट, तभी आपको नंबर्स आप अच्छे से फेच कर पाओगे, बट उसी के साथ साथ प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। ओके, चलिए अब करते हैं, हमने सेक्शन 2 CA देखा, सेक्शन 2 CB देखा, सेक्शन 2K देखा, हम सेक्शन 2L देख रहे हैं। 2L में हमको वर्कर बता रखा है। वर्कर कौन है मेरे बेटे, वर्कर या तो मतलब बेसिकली एम्प्लॉयमेंट दे रखी है हमने इनको, या तो डायरेक्टली दे रखी है तो इनडायरेक्टली दे रखी है। दे आर एम्प्लॉयड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे नॉलेज हो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को, चाहे नॉलेज ना हो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को, चाहे डायरेक्टली एम्प्लॉय किया गया हो, चाहे इनडायरेक्टली एम्प्लॉय किया गया हो, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, या फिर क्लीनिंग मशीनरी या प्रीमाइसेस में, या फिर एनी इंसिडेंटल और कनेक्टेड वर्क। सो बेसिकली अगर हमने किसी को एम्प्लॉय, आप वर्कर बन जाते हो सेक्शन 12 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में, अगर आप एम्प्लॉयड हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, और आप क्या काम कर रहे हो, या तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हो, या क्लीनिंग कर रहे हो, या क्लीनिंग कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग की, या क्लीनिंग कर रहे हो प्रीमाइसेस की, प्रीमाइसेस मतलब जगह, एरिया, या फिर कोई भी चीज़ इंसिडेंटल है। इंसिडेंटल का मतलब होता है जो मेन नहीं है बट है, सपोर्टिव है, ठीक है, कनेक्टेड वर्क हो रहा है फैक्ट्री का, तो आप वर्कर ही कहलाओगे एज पर सेक्शन 2L ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ठीक है जी, तो सेक्शन 2L हमको क्लियर हो चुका है। और इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है, वर्कर्स में कौन इंक्लूड नहीं होता है, आर्म्ड फोर्सेस इंक्लूड नहीं, आर्मी नेवी लोग नहीं इंक्लूड होते हैं। ठीक है, हमारे पास एक केस लॉ है, लाल मोहम्मद वर्सेस इरकॉन लिमिटेड। पीछे हमने 2 केसेस ऑलरेडी देखे हैं। एक केस हमने देखा कि सोशल वेलफेयर लेजिस्लेचर है, जहां हमने पढ़ा रविशंकर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। फिर हमने एक और केस लॉ देखा जहाँ पे हम नरूल हसन काजी, मेसर्स काजी नरूल हसन वर्सेस ईएसआई कॉरपोरेशन देखा। ये अभी हमने पढ़ा, आई होप आपको लर्न भी हुए हैं और इसको आप लिख भी पाए हैं अपने नोटबुक में।
में सेक्शन 2 के में हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर देखा, सेक्शन 12 में हमने वर्कर देखा है, और यहाँ पर भी एक और केस लॉ देख रहे हैं, वो क्या है, जो कि है लाल मोहम्मद वर्सेस इरकॉन लिमिटेड। बोल रहा है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी वर्कर्स की डेफिनेशन में आ जाते हैं सेक्शन 12 में। अपार्ट फ्रॉम ऑल आर्म फोर्सेस, कोई बंदा काम कर रहा है, क्लीनिंग कर रहा है, चाहे मशीनरी की, चाहे प्रीमाइसेस की, चाहे वो इंसिडेंटल काम कर रहा है, चाहे कोई सपोर्टिव वर्क, कनेक्टेड वर्क कर रहा है, सब लोग आ जा रहे हैं वर्कर की डेफिनेशन में, ठीक है। बट क्या इंक्लूड नहीं हो रहा है, कोई बंदा माइंस में काम कर रहा है अंडर द माइंस एक्ट 1948, ये आपको रट के घोल के पी जाना है, क्योंकि वर्कर की डेफिनेशन यहाँ भी है, आने वाले नेक्स्ट 4 चैप्टर्स में, मतलब कोड ऑफ वेजेस में भी वर्कर की डेफिनेशन है, और ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप माइन में काम करते हो अंडर माइंस एक्ट 1952, या आर्म फोर्सेस में हो, मोबाइल यूनिट्स, मतलब अलग अलग यूनिट, कश्मीर की यूनिट है, या जम्मू की यूनिट है, या मणिपाल की यूनिट है, मतलब अलग अलग जगह की यूनिट्स हैं, आर्म फोर्सेस में आप नहीं इंक्लूड होते हो वर्कर की डेफिनेशन में। अगर आप रेलवे रनिंग शेड में काम करते हो, रेलवे के द्वारा जो रनिंग शेड है वहां पर काम करते हो, अब वर्कर की डेफिनेशन नहीं आते हो अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अंडर सेक्शन 2L। यस, या फिर आप होटल्स, रेस्टोरेंट्स या ईटिंग प्लेसेस में काम करते हो, तो भी आप वर्कर की डेफिनेशन में नहीं आते हो। यहाँ से MCQ पूछा जा सकता है, डिटेल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो वर्कर की डेफिनेशन में आप नहीं आते हो अगर आप माइंस में काम करते हो अंडर द माइंस एक्ट 1952, आर्म फोर्सेस में, मोबाइल यूनिट्स के अंदर, ठीक है, या आप या फिर आप रेलवे रनिंग शेड में हो, या आप होटल्स, रेस्टोरेंट, ईटिंग प्लेस में काम करते हो, वर्कर की डेफिनेशन में नहीं आते, ठीक है। ये हमारे को लाल मोहम्मद वर्सेस इरकॉन लिमिटेड भी केस लॉ लिख लेना है, याद भी करने की कोशिश करनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 2M। जैसे मैंने बताया, फैक्ट्री जो है हमको सेक्शन 2M में बता रखा है, ये वो प्रीमाइसेस है, ये वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जहाँ पर, कोई भी प्रीमाइसेस, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, या फिर जहाँ पर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो फैक्ट्री ही है, ठीक है। कोई भी प्रीमाइसेस है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, दोनों जहाँ साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो फैक्ट्री है अंडर सेक्शन 2M। एक्सप्लेनेशन क्या बोल रखा है, मियरली इंस्टॉलिंग अ कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग यूनिट विल नॉट बी इक्वल टू फैक्ट्री। अगर आपने कहीं भी कंप्यूटर लगा दिया, ठीक है, या फिर कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगा दी, क्या उससे फैक्ट्री बन जाओगे? नहीं मेरे बेटे। इफ अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है तो आप फैक्ट्री भी नहीं हो। सेक्शन 2L में हमको मैन्युफैक्चरिंग बता रखी है, सेक्शन 2M में हमको फैक्ट्री बताई हुई है। ओके, तो इस बात को याद कर लीजिए। खाली आपने कंप्यूटर लगा दिया, मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी, कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगा दी और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हो, तो फैक्ट्री नहीं होगी अंडर सेक्शन 2M ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अब बात करते हैं ऑक्यूपायर के बारे में। सेक्शन 2N इसके बारे में बात कर रहा है, हु हैज़ कंट्रोल ओवर द फैक्ट्री, जिसका कंट्रोल है फैक्ट्री पर, वही वही ऑक्यूपायर है, दैट पर्सन इज द ऑक्यूपायर। ओके, और अगर मैं ओनरशिप फर्म बोलती हूँ तो पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर को हम मान लेंगे डीम्ड ऑक्यूपायर है। यहाँ से एग्जाम में MCQ पूछा जा सकता है। तो सेक्शन 2N में हमको बता रखा है, 2N में हमको बताया हुआ कि कौन है ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर वो बंदा है जो कंट्रोल करता है। अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है तो वहाँ कोई भी बंदे को हम, कोई पार्टनर को हम डीम मान लेंगे ऑक्यूपायर। कोई कंपनी है तो किसी डायरेक्टर को हम ऑक्यूपायर मान लेंगे। कोई गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, तो किसी अपॉइंटेड मैनेजर को हम ऑक्यूपायर मान लेंगे। कोई डॉक फॉर शिप रिपेयर है तो वहाँ पर ओनर ऑफ द डॉक, हायर को हम डीम्ड ऑक्यूपायर मान लेंगे। ये दोनों डेफिनेशन, वर्कर की डेफिनेशन भी, ऑक्यूपायर की डेफिनेशन भी, जितना आज के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही आने वाले 4 और सेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड सेक्शन B के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मस्ट सेंड नोटिस सेक्शन 7 एटलीस्ट 15 डेज बिफोर स्टार्टिंग फैक्ट्री ऑपरेशन। तो ये जो बंदा है ऑक्यूपायर, उसको ऑपरेशन स्टार्ट करने से कम 15 दिन पहले नोटिस सेंड करना होगा, और इस नोटिस में लिखा होगा क्या नाम है, क्या लोकेशन है इस फैक्ट्री का, कौन ऑक्यूपायर है, बेसिकली कंट्रोल किसका, अदरवाइज किसको हम मान लेने वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, और कितने नंबर ऑफ वर्कर्स इस फैक्ट्री के अंदर, इस प्रीमाइसेस के अंदर, इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर काम कर रहे हैं। नोटिस भेजना कितने दिन पहले? 15 दिन पहले। यहाँ से भी एग्जाम में आपसे MCQ पूछा जा सकता है। तो जो जो मैं बोलती हूँ ना MCQ पूछा जा सकता है, उसे MCQ वाले पेज में लिख लिया करो।
ठीक है, उसे एमसीक्यू वाले पेज में लिख लिया करो। चेंज इन मैनेजर नोटिफाई करना पड़ेगा इंस्पेक्टर को भी और चीफ इंस्पेक्टर को भी विद इन 7 डेज। अगर कोई मैनेजर चेंज हो रहा है, जो कि बेसिकली हम जिसको मान रहे हैं कि वो ऑक्यूपायर है, डीम्ड ऑक्यूपायर है, जैसे यहाँ पर हमने देखा था, अगर वो चेंज हो रहा है तो उसको 7 दिन के अंदर अंदर इंस्पेक्टर को भी और चीफ इंस्पेक्टर को भी बता देना है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू टेक अ नोट ऑफ हेयर। ओके, अब ऑक्यूपायर की ड्यूटीज क्या है, सेक्शन 7A बोल रहा है। ऐसे सेक्शन 7 में बोला था ना नोटिस भेजना है, आप देखो यहाँ सेक्शन 7 में, सेक्शन 7A में बता रखा है हमें कि ऑक्यूपायर की ड्यूटीज क्या क्या है। ऑक्यूपायर को इंश्योर करना है कि सारे वर्कर्स का हेल्थ सही है, वेलफेयर हो रहा है और सेफ्टी मेजर्स दिए जा रहे हैं। दैट्स द वर्क ऑफ द ऑक्यूपायर, दैट्स द ड्यूटी ऑफ द ऑक्यूपायर एज फार एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। रीजनेबली प्रैक्टिकेबल मतलब अब कोई चीज़ अपने हाथ में ही नहीं है और फिर गड़बड़ हो गई है तो ऑफ कोर्स उसके लिए ऑक्यूपायर लायबल नहीं है। अदरवाइज जो भी चीज़ें रीजनेबल है, प्रैक्टिकेबल है, वो सारी चीज़ें जो कि इफेक्ट कर सकती हैं किसी वर्कर के हेल्थ को, सेफ्टी को, वेलफेयर को, वो सब बातों का ध्यान इस ऑक्यूपायर को रखना है। सॉरी गाइस। सो सेक्शन 7 कर लिया, 7A कर लिया, ड्यूटी समझ लिया हमने। अब हम सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में इंस्पेक्टर समझ रहे हैं। इंस्पेक्टर पे तो भी रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इंस्पेक्टर कौन है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट। प्रोसेस करो इस इन्फॉर्मेशन को कि जो इंस्पेक्टर है ना, उसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है अंडर सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8। तो सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9, 7 में तो हमको नोटिस भेजना था, 7A में ड्यूटीज बताई हुई है क्या है ऑक्यूपायर की, वो 15 दिन के अंदर भेजना था। और अगर चेंजेस करना है तो वो 7 दिन के अंदर इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर भेजना है। अब इंस्पेक्टर को सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में समझ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है इस इंस्पेक्टर को। ठीक है, जिसको बता दिया जाएगा कि आपकी लोकल लिमिट्स क्या है। इनको पावर दी जा रही है कि ये फैक्ट्री के अंदर जा सकते हैं, प्रीमाइसेस को एग्जामिन कर सकते हैं, छानबीन कर सकते हैं, एक्सीडेंट्स अगर हो तो उसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, लोगों की स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट्स को सीज कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं, आर्टिकल्स को डिटेन कर सकते हैं, और कोई भी प्रिस्क्राइब्ड पावर अगर बताई गई है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, वो सारी पावर्स इनको ग्रांटेड है। मेरे साथ बोलेंगे, सेक्शन 8 और सेक्शन 9 के अंदर हमको इंस्पेक्टर बता रखा है जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। लोकल यूनिट्स उसकी असाइन कर दी गई है, उसको बता दिया जाता है कि उसकी पावर क्या क्या है, ग्रांट कर दिया जाता है। कुछ और प्रिस्क्राइब पावर्स तो हैं, इसके अलावा वो कौन कौन सी ये है कि वो एंटर कर सकता है फैक्ट्री को, प्रीमाइसिस चेक कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो डॉक्यूमेंट सीज कर सकता है, आर्टिकल्स को डिटेन कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है स्टेटमेंट, ये सारी बातचीत कर सकता है। ओके, सर्टिफाइड सर्जन पे रीसेंट, मतलब मैं अब बोल रही हूँ जस्ट जून 25 में क्वेश्चन आया, वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्टिफाइड सर्जन हमको सेक्शन 10 बता रखा है, तो हम लाइन वाइज ही चल रहे हैं। पहले हमने सेक्शन 7 देखा, 7A देखा, 8, 9 देखा, 10 देख रहे हैं। 10 में हमको सर्टिफाइड सर्जन बता रखा है, सेक्शन सारे पेज पे लिख लीजिए। ये भी स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर रहे हैं। सर्टिफाइड सर्जन की क्या क्या ड्यूटीज है, वो सर्टिफाई करता है यंग वर्कर्स की, बंदा सही है, बच्चा सही है, ये वर्कर सही है काम करने के लिए, नहीं हेल्थ वाइज। ठीक है, एग्जामिन करता है वर्कर्स को हजार्डस जॉब के लिए, सुपरवाइज करता है फैक्ट्रीज को विद हेल्थ इंसिडेंट्स की क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आप लेट्स से कुछ ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ फ्यूम्स ऐसे रिलीज होते हैं जो आपके लंग्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। तो वो ध्यान कौन रखेगा, ये सर्टिफाइड सर्जन रख रहा है जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया गया है अंडर सेक्शन 10 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। हमको ये समझाया भी गया है। ओके, नाउ दे आर क्लेanलीनेस रूल्स, ये लर्न करने हैं, रट्टा लगाने हैं, 100% आपको इस पे समय बिताना है। पोस्ट सेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है एग्जाम में यहाँ से MCQ पूछे जाने की। MCQ पूछा जा सकता है यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों। चलिए जान लेते हैं क्या है ये क्लीनलीनेस रूल। जो फ्लोर्स और स्टेयरकेस है वो हर हफ्ते साफ होंगे, फ्रीक्वेंसी देख लो, हर हफ्ते साफ होंगे और डिसइंफेक्टेंट से साफ कर देंगे, फिनाइल वगैरह से, है ना। जो वॉल्स हैं और जो सीलिंग्स हैं, अगर जो वाइट वॉश कर रखे जिस पे हमने वाइट वॉश पुताई करी हुई है, वो हर 14 महीने में वापस करनी होगी, वाइट वॉशिंग करनी होगी या कलर वॉशिंग करनी होगी। ठीक है, सफेदी बोलते हैं, है ना।
पेंटेड और वार्निश्ड सरफेसेस को हर 5 साल में वापस रीपेंट करना है या रीवार्निश करना है। जो वॉशेबल सरफेसेस हैं उन्हें हर 6 महीने में प्रिस्क्राइब्ड क्लीनिंग मेथड से क्लीनिंग करनी है। जो डोर्स हैं, विंडोज हैं, चाहे वो वुड से बने हैं, चाहे लकड़ी से बने हैं, चाहे मेटल से बने हैं, उनको भी हर 5 साल में पेंट करना है या वार्निश करना है। और इसका मेंटेनेंस लोग बनाना है, जैसे कोई भी, जैसे आपने वाइट वॉशिंग करी, कलर वॉशिंग करी, वार्निशिंग करी, री वार्निशिंग, जो भी आप कर रहे हो उसको हर एक प्रोसेस के बाद रिकॉर्ड कर देना है रजिस्टर में। इसको घोट के पी लेने का है। बहुत हाई पॉसिबिलिटी एग्जाम में पूछे आने की। तो मैं चाहूँगी आप इसका नोट्स बनाइए अपने नोटबुक में कि कैसे होनी चाहिए क्लीनिंग, इसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता होनी चाहिए, चाहे वो हर 14 दिन बाद हो, चाहे वो 5 महीने बाद हो, चाहे 6 महीने बाद हो, चाहे 5 साल बाद हो, नॉट महीने बाद, 4-5 साल बाद, चाहे 6 महीने बाद। ठीक है, और इसको लिखकर आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ऑन CMS Arthi's Instagram channel, or you can talk to me on Law by CMA Disha Dua Telegram group. Okay, it's an open group, you can talk to me there. Now let's talk about the welfare measures. Welfare under Factories Act, हेल्थ, सेफ्टी, वर्किंग आवर्स, लीव। हेल्थ में आप हेल्थ एंड हाइजीन दोनों आ जा रहा है, सेफ्टी हजार्ड से बचाना है, वर्किंग आवर्स अडल्ट और यूथ दोनों के बारे में, और लीव वेजेस के साथ, मतलब पेड वेजेस के साथ करें बात कर रहे हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर 3। चैप्टर्स जितने भी हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर जो चैप्टर्स पढ़ेंगे इस एक्ट के अंदर, वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ प्रोविजन चैप्टर 3 में बताया हुआ है, प्रीवियस ईयर्स में आज है इसलिए बोल रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। क्लेanलीनेस, वेस्ट डिस्पोजल, वेंटिलेशन, डस्ट एंड फ्यूम कंट्रोल, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, ओवरक्राउडिंग प्रिवेंशन, एडिक्वेट लाइटनिंग, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स एंड यूरिनल्स एंड स्पिटून्स, थूकदान। स्पिटून्स इज थूकदान, जैसे ऐसे खाते ना, ऐसे खाते कि नहीं खाते हैं? आपने नहीं देखा है क्या? देखा है, कहीं ना कहीं तो देखा है। उन सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। हेल्थ प्रोविजन चैप्टर 3 में बता रखा है क्या क्या है। क्लेanलीनेस, वाटर डिस्पोजल, वेंटिलेशन, डस्ट एंड फ्यूम्स कंट्रोल। फ्यूम्स होते हैं खुशबू, जैसे पेट्रोल होता है या पेंट होते हैं, कुछ नशीले पदार्थों वाली उसमें खुशबू होती है। कई लोग को आपने देखा होगा कि वो वाइटनर ऐसे लगाते हैं और करते हैं, दीज आर ड्रग्स, यू नो। खैर, ओवर क्राउडिंग प्रिवेंशन, एडिक्वेट लाइटनिंग, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स एंड यूरिनल्स एंड स्पिटून्स, ऐसे। भाई साहब हमको गा रहे थे, अब फू, तो ये फू कर रहे हैं, इस पिटोन में करना है, इसके बारे में चैप्टर 3 बोल रहा है। ओके, क्लीननेस के टाइमलाइन क्या है? फ्लोर डिसइंफेक्टेंट हर हफ्ते होगा, क्लीन वॉशेबल सर्फेसिस हर 6 महीने में होगी, वाइट वॉशिंग और पेंट क्लीन हर 14 महीने में होगी, और पेंटिंग और रिवार्निशिंग हर 5 साल में होगी। अगर आपको ये डब्बा याद हो गया है तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अगर ये डब्बा याद हो गया तो वो तो अब कंसर्न वाला एरिया ही नहीं है। ओके, नाउ लेट्स गो टू आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, हमें सेक्शन 15 में बताया हुआ है। अभी जो लास्ट सेक्शन हमने वो पीछे देखा है वो है सेक्शन नंबर 10, सर्टिफाइड सर्जन। अब 15 में पहुंच गए हैं डायरेक्ट। सेक्शन 15 के अंदर हमको बताया गया है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन के बारे में। ह्यूमिडिफिकेशन से समझिए, ह्यूमिडिटी से बोलते हैं बहुत ह्यूमिडिटी हो रहा है, चिपका चिपका हो रहा है, गर्मी में मॉइस्चर आ जाता है ना। तो ये कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई एरिया बिकॉज ऑफ सर्टन प्रोसेसेस, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ऐसे मशीनें इस्तेमाल होगी, बहुत ड्राई हो गया है, तो वहाँ पे आर्टिफिशियली थोड़ा सा मॉइस्चर डालना है, ह्यूमिडिफाई करना है। ये फैक्ट्री यूजेस आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, या फिर ऐसा प्रोसेस ही वहाँ पे हो रहा है कि वहाँ पे बहुत ही मॉइस्चर की जरूरत है, ह्यूमिडिफिकेशन होता है। अगर ऐसी जगह, ऐसी फैक्ट्री है तो स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है कि क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। ठीक है, इस ह्यूमिडिफिकेशन को रेगुलेट करने का मेथड क्या है, टेस्टिंग कैसे होनी है, कैसे कंपल्सरीली टेस्टिंग होनी चाहिए, और वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी बता सकता है कौन? स्टेट गवर्नमेंट। आप देखो, स्टेट गवर्नमेंट ने ही चूज़ किया था इंस्पेक्टर को ही, स्टेट गवर्नमेंट ने ही चूज़ किया था सर्टिफाइड सर्जन को ही, स्टेट गवर्नमेंट ही बता रही है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन के प्रोसेस और स्टैंडर्ड्स के बारे में भी। सेक्शन 15 इसके बारे में बातचीत करता है।
नाउ लेट्स गो टू ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग में ज़्यादा लोग ना हो जाए भाई, क्योंकि चैप्टर 3 इसी के बारे में बात कर रहे हैं ना। देखो यहाँ पर चैप्टर 3 में आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन के बारे में भी हमने बात करा, ओवर क्राउडिंग के बारे में बात किया था। ये रहा ओवर क्राउडिंग। बहुत ज़्यादा लोग के ऊपर लोग बढ़ा के उनसे काम करा रहे हो भाई, इंसान है ना। तो 14.2 मीटर क्यूब, अब ये इंपॉर्टेंट है, आई थिंक दिसंबर 24 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है MCQ। 14.2 मीटर स्क्वायर नहीं है, मीटर क्यूब है। कभी कभी हमारा एग्जामिनर, हमारा इंस्टीट्यूट हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जो हमें लगता है इंपॉर्टेंट ही नहीं है, बट बेटे हमारे लगने से तो कुछ होता नहीं है। अगर इंस्टीट्यूट को लग रहा है कि एग्जाम में पूछा जाना चाहिए तो पूछा जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट बातें तो हमें पढ़नी है। इसके अलावा बाकी कंसेप्ट एटलीस्ट इतनी बार ऐसे पढ़ लेना है कि अगर धप्पा हो भी गया तो हम सही आंसर दे देंगे। 14.2 मीटर क्यूब, यस। पर वर्कर मेंटेन करना है, इंश्योर करनी है वेंटिलेशन, थोड़ा सा मतलब घुटन घुटन ना महसूस हो। अलाउ, डोंट अलाउ पैक्ड रूम्स, पैक्ड मतलब एक के ऊपर एक घुसे हुए लोग हैं। एंड कॉम्प्रोमाइज ऑन एयर फ्लो, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन एयर फ्लो, वेंटिलेशन होती रहे, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लैट्रिन्स, यूरिनल्स एंड स्पिटून, सेक्शन 19 एंड 20 बात करें से आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन सेक्शन 15 बोल रहा है, लैट्रिन्स, यूरिनल्स एंड स्पिटून्स के बारे में सेक्शन 19 एंड सेक्शन 20 बात कर रहा है। जेंडर स्पेसिफिक फैसिलिटी होनी चाहिए, मेल फीमेल अलग होना चाहिए। सेपरेट एनक्लोज टॉयलेट्स होने चाहिए मेल और फीमेल वर्कर्स के लिए, प्रॉपरली क्लोज एक्सेट्रा होनी चाहिए। लोकेशन और एक्सेसिबिलिटी पता चल रहा है, पाँच, हम ग्राउंड फ्लोर पे काम करते हैं, 5वें फ्लोर पे आपने वॉशरूम लगा रखा है, ऐसे भी मत करो, कन्वीनियंट लोकेशन पे होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए हर समय। फैक्ट्री तो यहाँ पे किसी जंगल में वॉशरूम लगा रखा है, कोई जाने का ही नहीं है वहाँ पर, यस। वेंटिलेशन एंड लाइटनिंग वेल लिट होना चाहिए, और वेंटिलेटेड, घुटन आ रही है वॉशरूम जाके ऐसा भी नहीं हो, किसी को हार्ट अटैक आ जाए। वैसे भी आजकल तो सब लोग जो है वो नो काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दैट वी आर एक्सपोज टू, वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ ऑल्सो। इट्स अ रिमाइंडर, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी पी लो। ओके, क्लीननेस, क्लीन होना चाहिए, डिसइंफेक्टेड होना चाहिए हर 7 दिन बाद, वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 19-20 बोल रहा है लैट्रिन्स, यूरिनल्स एंड स्पिटून्स को हर 7 दिन में आपको डिसइंफेक्टेंट से क्लीन करना है। स्वीपर अपॉइंटमेंट, एक रेगुलर क्लीनर होना चाहिए इन वॉशरूम्स का, इन वॉशिंग प्लेसेस का, ठीक है। कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड, अगर 250 लोगों से ज़्यादा लोग आपको पास काम करते हैं, मोर देन 250 पीपल आपके पास लोग काम करते हैं आपकी फैक्ट्री में, तो टाइल्स जो होनी चाहिए वो ग्लेज्ड टाइल्स होनी चाहिए। इम्परवियस सरफेस बोलते हैं इसको, फॉर फ्लोर्स एंड इंटरनल वॉल्स, तो मतलब जो ज़मीन है उस पर भी और जो दीवारें हैं उस पर भी इम्परवियस सरफेसेस, ग्लेज टाइल्स होनी चाहिए, अगर 250 लोगों से ज़्यादा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। स्पीटून जैसे मैं थूकदान, सफिशिएंट नंबर होने चाहिए, प्लेस एट कन्वीनियंट पॉइंट्स एंड दे शुड ऑल्सो बी क्लीन्ड रेगुलरली। आई होप वी आर सुपर क्लियर। ये वाला टॉपिक सेक्शन 19 सेक्शन 20 क्लियर होना चाहिए हमें। ओके, नाउ लेट्स, दिस वाज अबाउट चैप्टर 3। चैप्टर 3 में हमने बातचीत करी डस्ट एंड फ्यूम्स के बारे में, हमने बात करी स्पिटून्स के बारे में, हमने बात करी यूरिनल्स के बारे में, हमने बात करी एक्चुअली चैप्टर 3 के अंदर ही हमने आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन और स्पिटून्स और यूरिनल्स के बारे में बातचीत करी है। बट ये जो पूरा पॉइंटर है ना, दिस वन, हेल्थ प्रोविजंस, क्लीननेस रिलेटेड, वाटर डिस्पोजल से रिलेटेड, वेंटिलेशन से रिलेटेड, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन से रिलेटेड, ओवर क्राउडिंग प्रिवेंशन से रिलेटेड, एडिक्वेट लाइटनिंग से रिलेटेड, ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड, टॉयलेट एंड यूरिनल से रिलेटेड और स्पिटून से रिलेटेड, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो चैप्टर 3 इसके बारे में बात करा है। चैप्टर 4 में सेफ्टी मेजर्स के बारे में बातचीत हुई है। सेफ्टी मेजर्स जो फैक्ट्री में होने चाहिए, चाहे वो मशीन सेफ्टी है, चाहे फायर एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी है, चाहे वो वर्कर की प्रोटेक्शन के रिलेटेड सेफ्टी है, या कोई और सेफ्टी मेजर्स भी हो सकते हैं। ऐसे हमने चैप्टर 4 भी देखेंगे, चैप्टर 4A भी हम देखने वाले हैं, ठीक है जी। चलो, हमने हाफ वे तो कर ही लिया है ना, हाफ वे तो हमने कर ही लिया है लगभग। अब हमारे को 40-45 मिनट्स मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा डन, ठीक है। तो जब मशीन सेफ्टी बोल रही हूँ तो मतलब मशीन की प्रॉपर फेंसिंग होनी चाहिए, बाउंड्रीज बनी होनी चाहिए कि कोई चला ना जाए, कुछ हो ना जाए वहाँ पे, हजार्डस है अगर कोई चीज़। सेफ
वर्किंग विद मशीन, वर्क मूविंग मशीन जो मूव करती है मशीन, जैसे चलते चलते आगे चल रहे हैं, किसी और कोई एक्सीडेंट ना हो जाए फॉर एग्जांपल, तो चैप्टर 4 इसके बारे में बातचीत कर रहा है। कोई स्ट्राइकिंग गियर है, कोई ऐसे टूल्स है जो स्ट्राइकिंग में हो रही है यूज। सेल्फ एक्टिंग मशीन है, अपने आप ही चल रही है एआई के थ्रू। केसिंग इन न्यू मशीनरी, नई मशीनरी को प्रॉपरली पैक करके केस में डाल के जाएंगे। रिस्ट्रिक्शन फॉर यंग पर्सनस कि यहाँ पे नहीं जा सकते, मशीन सेफ्टी करनी है। फायर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में एक्सप्लोजिव्स एंड इनफ्लेमेबल डस्ट हैंडलिंग, जिससे आग लग सकती है ऐसी चीज़ों से। सेफ पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स, इसके सेफ्टी मेजर्स के बारे में फैक्ट्री में चैप्टर 4 बात कर रहा है। ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी, जैसे फ्लोर हो गए, स्टेयर्स हो गए, एक्सेस हो गया जहाँ से आप आ जा रहे हो। तो जैसे हमने चैप्टर 3 में देखा ना, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ प्रोविजंस। हेल्थ प्रोविजन चैप्टर 3 में बताया गया है। सेफ्टी प्रोविजन हमको चैप्टर 4 में बताए हुए हैं। ओके, सेफ्टी मेजर्स हमको चैप्टर 4 में बताए हुए हैं। ओके, इसके अलावा पेज सम्स ओपनिंग, कहीं पे कोई गड्ढा हो रखा है, कोई नो होल खुला हुआ है, लाइक दैट। ओके, सेफ कंस्ट्रक्शन फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग्स एंड वर्कर्स प्रोटेक्शन, चाहे वो आंखों का, जैसे फॉर एग्जांपल चश्मे लग रखे हैं, ऐसे वेल्डिंग हो रही है, या सर के ऊपर हेलमेट लगा हुआ है, लाइक दैट। ठीक है। एंड डेंजरस फ्यूम्स एंड वेपर्स, कुछ ऐसी सांसों में जा रहा है जो लंग्स में हमारे लिए हेल्पफुल हजार्डस हो सकते हैं। इसके अलावा कॉटन ओपनर रिस्ट्रिक्शंस, लिफ्टिंग इक्विपमेंट रूल्स, अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स, ये सारे मेजर्स के बारे में, सेफ्टी मेजर्स के बारे में चैप्टर 4 में बता रखा है। इसी चैप्टर 4A में हमें हजार्डस प्रोसेस बता रखा है, जो कि भी इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 4 है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। साइट अप्रेजल कमेटी, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एसएससी साइट अप्रेजल कमेटी, जो कि एप्लीकेशन एप्लीकेशन रिसीव करता है, एग्जामिन करता है प्रपोजल में, रिक्वेस्ट मोर इन्फो, गिव रिकमेंडेशन 90 डेज के अंदर। अगर अप्रूवल आ गया है तो नो फर्दर परमिशन इज रिक्वायर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल, ये कंपनी एक्स है, ये फैक्ट्री एक्स है, फैक्ट्री विल बी अ बेटर वे टू, ये कंपनी एक्स की एक फैक्ट्री है। ठीक है। अब उसको कोई हजार्डस प्रोसेस के लिए कोई अप्रूवल चाहिए, तो क्या करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो एसएससी अपॉइंटेड है उसको एप्लीकेशन भेजेंगे। वो इस एप्लीकेशन में जो बातचीत लिखी होगी, उस कंपनी उस फैक्ट्री में जाके उसको एग्जामिन करेंगे। अगर उनको लगता है कि और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो वो मांगेंगे। 90 डेज़ के अंदर अगर कोई सजेशन देना होगा, कोई रिकमेंडेशन देना होगा, तो ये एसएससी जो हमारा साइट अप्रेजल कमेटी है वो दे देगी। और एक बार ये अप्रूवल आ गया तो फर्दर कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ऑक्यूपायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हेल्थ और सेफ्टी पॉलिसी का ध्यान रखें, वो वर्कर्स भी इसमें अवेयर रहें रिगार्डिंग कि क्या चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने वो मूवी देखी होगी भोपाल गैस ट्रेजेडी वाली, ट्रेन मास्टर, आई थिंक लाइक दिस, कोई एक मूवी है, उसमें ये है माधवन इज अ वर्क एक्टर देर। आपने नेटफ्लिक्स पे आई थी, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली। वहाँ पे आपने देखा होगा कि लोगों को आसपास पता होना चाहिए था कि ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। इमरजेंसी प्लान्स, वर्कर्स और लोकल रेजिडेंट्स को भी पता, मतलब वर्कर्स को तो पता होना चाहिए, लोकल रेजिडेंट्स को भी पता होना चाहिए। हैंडलिंग एंड डिस्पोजल, सेफ ट्रांसपोर्ट, यूसेज एंड डिस्पोजल, कैसे हैंडल करना है, कैसे उसे डिस्पोज करना है। सेफ ट्रांसपोर्ट, यूसेज एंड डिस्पोजल, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑक्यूपायर की। मेंटेन हेल्थ रिकॉर्ड्स है सारे एम्प्लॉयज के लिए, ये ऑक्यूपायर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ड्यूटीज अलग थी ऑक्यूपायर की। ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर डिफरेंट है। और क्वालिफाइड सुपरविजन फॉर हजार्डस मटेरियल हैंडलिंग, जो हजार्डस है नेचर में, चाहे वो हेल्थ के लिए चाहे एनवायरनमेंट के, उसकी हैंडलिंग के लिए क्वालिफाइड सुपरवाइजर्स ही चाहिए। Now let's move to सेंट्रल गवर्नमेंट पावर्स और वर्कर्स की राइट। 41D से 41F बात करता है सेंट्रल गवर्नमेंट पावर्स के बारे में। 41G से 41H बात करता है वर्कर्स की राइट के बारे में। ठीक है। 41D में बोल रहा है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इंक्वायर कर सकता है फैक्ट्री की हेल्थ और सेफ्टी। 41E के पास में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो प्रिस्क्राइब कर सकता है इमरजेंसी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, इमरजेंसी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। और 41F के अंदर थ्रेशोल्ड, मतलब लिमिट्स बता रखी हैं कि कितना एक्सपोजर हो सकता है।
कौन बता रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है 41D से लेके 41F तक। 41G एंड H हमारे को बता रहा है 41G में सेफ्टी कमेटी है, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, 2024 की बात कर रही हूँ, तो MCQ यहाँ से बनते हैं, इसलिए मैं बार बार कॉन्टिन्यूस बोल रही हूँ कि MCQ टॉपिक में लिख लीजिए। ये चैप्टर्स छोटे हैं, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो ये चैप्टर्स छोड़ के चले जाते हैं कि 4 चैप्टर मिला के 10% है, हम करते नहीं। अरे भैया जी, क्या क्या पता 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन ही आपको 40 नंबर तक ले जाए। ठीक है, चलो आओ ध्यान से सुनेंगे। सेक्शन 41G, अब ना आपका बच्चे ऐसे बोल लेंगे मैम 40 नंबर का तो आता ही नहीं, ऐसे बेटे मैं बाकी चैप्टर्स को भी इन जनरल बोल रही हूँ। ओके, तो सेक्शन 41G बोल रहा है सेफ्टी कमिटी के बारे में, बोल रहा है कि जो ये सेफ्टी कमिटी है उसमें मैनेजमेंट और वर्कर्स का इक्वल नंबर होना चाहिए। ठीक है, प्रमोट होना चाहिए सेफ्टी अवेयरनेस, लोग सेफ्टी के बारे में मतलब दे शुड बी अवेयर अबाउट इट। ओके, दिस इज अबाउट सेफ्टी कमिटी। सेक्शन 41G। 41H में हमने बात कर रखा है राइट टू रिपोर्ट डेंजर, अगर कहीं डेंजर दिख रहा है भाई, आया हुआ है राइट कि मैं उसको रिपोर्ट करूं, कैन रिपोर्ट टू एम। अगर एमिनेंट साफ साफ दिख रहा है हमको कोई डेंजर है, बताओ भाई साहब, और अथॉरिटीज को इमिडिएटली उस पर काम भी करना है। अगेन मैं इसका एग्जांपल दूंगी, जो अभी ट्रेन मास्टर, रेलवे मास्टर करके कोई मूवी आई थी आर माधवन की, और उसमें वो भोपाल गैस ट्रेजिडी पूरी एक्सप्लेन करी हुई है। ठीक है, तो ये वर्कर्स की राइट है, वर्कर्स की राइट हमको सेक्शन 41G और 41H में दे रखा है। 41G में हमारे पास कमिटी है, सेफ्टी कमिटी है, और 41H में राइट टू रिपेयर डेंजर है, और 41D से 41F में सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर बता रखी है। थ्रेशोल्ड हमको बता रखा है F में, इमरजेंसी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बता रखा है E में, D में हमको बता रखा है कि इक्वल इंक्वायर अबाउट फैक्ट्री हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से पावर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेलफेयर मेजर्स इन फैक्ट्रीज। वेलफेयर मेजर्स हमारे पास सेक्शंस में दिए हुए हैं, ध्यान से। ये सेक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रही हूँ आसान है, बहुत ज़्यादा समझने जैसा यहाँ पर नहीं है, सुनना है, प्रोसेस करना है, लर्न करना है। ठीक है, सेक्शन 43, 44, 45, 46, 40, एक्चुअली ये हमारे पास 2 बाई 19 आ गया है। 43, 44, 45, 46 एंड 49 दो बार आ गया है ये। ओके, ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे। 43 टॉक्स अबाउट स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लीनिंग ऑप्शन क्लोथिंग, स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लॉथ्स। जैसे स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है वहां पर प्रोविजन देना पड़ेगा धोने धोने का भी कपड़ों को और सुखाने का भी। ठीक है, सूटेबल स्पेस देना पड़ेगा कपड़े रखने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग डबल शिफ्ट में काम करते हैं तो उनके कपड़े होने चाहिए, अब कहाँ जाएंगे वो कपड़े लेने के लिए। ठीक है, सूखने के लिए भी, स्टोर भी करना है, सुखाने के लिए भी, एंड ड्राइंग फैसिलिटी फॉर वेट क्लोथ्स। जैसे कोई कौन सी मूवी देखी थी मैंने अभी थोड़े दिन पहले, लास्ट ईयर, रानीगंज करके कोई मूवी थी, है ना, उसमें अक्षय कपूर थे, अक्षय कुमार थे शायद, हाँ अक्षय थे, है ना, ये हम है सीधे साधे अक्षय अक्षय, और वो अंडरग्राउंड जा रहे थे और पानी का प्रेशर से लोग जो है वो बाढ़ में ही नीचे जा रहे थे, माइनस ग्राउंड के अंदर, और वहीं पे रह जा रहे थे। अब अगर कोई ऐसी माइंस में, ऐसी जगहों में काम करते हैं जहाँ पे पानी से कपड़े गीले हो जाते हैं, तो उसको सुखाने का प्रोविजन भी होना चाहिए, ऐसा सेक्शन 43 बोल रहा है। ठीक है, 44 बोल रहा है फैसिलिटीज फॉर सिटिंग। अब मान लेते हैं मेरा काम तो खड़े होकर के करने वाला है, पर मुझे भी तो बैठना होगा ना, मेरे पास जगह होनी चाहिए, तो सारी फैक्ट्रीज में एप्लीकेबल है ये, तो स्टेट गवर्नमेंट जहाँ बोल रही है वहाँ पे एप्लीकेबल है। सिटिंग अरेंजमेंट फॉर वर्कर्स हु स्टैंड वाइल वर्किंग, काम करते हुए तो खड़े रहना है, बट उनके पास बैठने का प्रोविजन होना चाहिए, ऐसा 44 बोल रहा है। 45 बात करता है फर्स्ट एड, जैसे मरहम पट्टी, कोई बेसिक चोट लग गई है तो सारी फैक्ट्रीज में होना चाहिए, और कुछ स्पेशल रूल्स है अगर 500 से ज़्यादा लोग हैं आपकी फैक्ट्री के अंदर। एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए हर 150 वर्कर में, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से मतलब थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है कि एक फैक्ट्री है वहाँ पर 320 वर्कर्स काम करते हैं, तो 150 पे एक है, इसका मतलब 3 लेने पड़ेंगे, 150 पे एक, और 300 से ज़्यादा हो गए जैसे ही तो नेक्स्ट 150 का ब्रैकेट चालू हो गया, तो 3 फर्स्ट एड बॉक्स रखने पड़ेंगे आपको। इंचार्ज मस्ट बी सर्टिफाइड एंड अवेलेबल, जो भी इंचार्ज है इस सेफ्टी फर्स्ट एड वाले का, उस बंदा अवेलेबल होना चाहिए।
ठीक है, और सर्टिफाइड भी होना चाहिए, अवेलेबल भी होना चाहिए। और अगर आपके पास 500 से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो आपके पास एक डेडिकेटेड एम्बुलेंस भी होनी चाहिए, मतलब एम्बुलेंस रूम भी होना चाहिए अगर 500 से ज़्यादा वर्कर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं पर्टिकुलरली। ठीक है, फिर सेक्शन 46 बात करते हैं कैंटीन्स के बारे में। अगर 250 से ज़्यादा लोग आपकी फैक्ट्री में तो आपको कैंटीन भी चाहिए, मैंडेटरी है। स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है कैसा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, कैसी हाइजीन होनी चाहिए, कैसे प्राइसिंग होनी चाहिए और कैसा मैनेजमेंट होना चाहिए, इस कैंटीन का सेक्शन 46 बात कर रहा है। फिर सेक्शन 49 में हमको बता रखा है वेलफेयर ऑफिसर्स। जिन ऑर्गेनाइजेशन में 500 से, जिन फैक्ट्री से 500 से ज़्यादा वर्कर्स होते हैं उनको पास एक वेलफेयर ऑफिसर भी अपॉइंट करना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट बता सकती है कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसकी ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए, उसकी सर्विस कंडीशंस क्या होनी चाहिए। सेक्शन 49 इसके बारे में बातचीत करता है। ओके, तो हमने चैप्टर 3 देखा, चैप्टर हेल्थ प्रोविजन के बारे में बात करी, सेफ्टी प्रोविजन के बारे में बात करी, चैप्टर 4 चैप्टर 4A के अंदर हम चैप्टर 6 पढ़ने चल रहे हैं, जहाँ वर्किंग आवर्स पढ़ने वाले हैं अडल्ट के। कोई अडल्ट है ना, समबडी हु इज 18 प्लस ईयर्स एज, तो उसके वर्किंग आवर्स क्या होने चाहिए, ये सेक्शन 54 55 56 एक्चुअली 51 से चालू करेंगे, 51 52 53 54 55 56 57 58 59, ये हमारे पास सेक्शंस हैं। ध्यान से मेरी बातचीत को सुनेंगे, आ जाओ। सेक्शन 59 बोल रहा है कि वीकली एक इंसान वीकली 48 आवर्स मैक्सिमम काम कर सकता है, ऐसा हमको केस लो बताया गया है, रिचा एंड कंपनी वर्सेस सुरेश चंद। और माइनर अगर है, माइनर इंक्रीज मतलब माइनर एज इन नॉट 18 साल से 48 आवर्स से ऊपर हो सकता है 15 मिनट। अगर मान लेते हैं 48 आवर्स एंड 15 मिनट्स किसी ने काम किया है तो वायलेशन नहीं है, ऐसा रिचा एंड कंपनी वर्सेस सुरेश चंद केस लॉ में बता दिया गया है। वैसे तो बोल रहे हैं एक हफ्ते में 48 आवर्स होना चाहिए मैक्सिमम, बट अगर थोड़ा बहुत 15 मिनट, जैसे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट किसी ने ज़्यादा काम कर लिया तो उसे वायलेशन नहीं मानेंगे। सेक्शन 52 बोलता है तो वीकली मैक्सिमम आवर्स है। फिर वीकली हॉलीडेज़ की हम बात करें कि एक वीक में एक हॉलीडे होनी चाहिए, वैसे तो डिफ़ॉल्ट संडे है बट कोई और भी हो सकती है। सब्सटीट्यूशन अलाउड है विद इन 3 days बिफोर और आफ्टर। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी छुट्टी हो सकती है मंडे को, तो 3 दिन पहले या 3 दिन बाद अलाउड है छुट्टी करना। ओके, बस नोटिस देना है इंस्पेक्टर को कब कब छुट्टी होती है हमारे वर्कर्स की, पर्टिकुलर वर्कर्स की, और डिस्प्ले करना है नोटिस फैक्ट्री में। ऐसा हमें मोटर एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस लॉ में बताया गया है। ये वाले केस लॉज नहीं भी याद होंगे तो चल जाएगा, बट जो स्टार्टिंग में मैंने आपको 3 केस लॉज बोले हैं उन पे आपको बहुत अच्छे से तवज्जो देना है। जो रिचा एंड कंपनी वर्सेस सुरेश चंद है वो आप छोड़ सकते हैं, अगर छोड़ना चाहिए, वैसे तो बहुत आसान है। ये वाला थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है बच्चों के लिए याद करना, वाटर एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। बट आपके पास इतने ब्यूटीफुल, मतलब मैं तो सच में बोलती हूँ बहुत मेहनत करी है मैंने इन नोट्स में, और ये चुम्बेश्वरी ही है, आपको बहुत मदद मिलने वाली एग्जाम के समय इन नोट्स से, इसमें मेरे को ज़रा सा भी डाउट नहीं है। ओके, क्योंकि ऐसा ही सब बच्चों ने मुझे बताया है और हम बहुत अच्छे नंबर भी वो लेकर आ पाए हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपनसेटरी हॉलीडेज। अगर किसी बंदे ने अपनी वीकली हॉलीडे छुट्टी मतलब मिस कर दी है तो उसको छुट्टी दे दी जाएगी सेम महीने में या फिर नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर। सितंबर के महीने में छुट्टी मिलनी चाहिए थी मुझे इस वीक, बट नहीं मिली है तो इस महीने में कभी भी ले सकते हैं ऑफ कोर्स, और या फिर आने वाले 2 महीने में ले सकते हैं। ठीक है, वर्कर्स राइट टू रेस्ट इज प्रिजर्व्ड, दैट्स द रीजन। ओके, दिस इज सेक्शन 51 52 53 54 बोल रहा है डेली वर्किंग आवर्स मैक्सिमम 9 आवर्स पर डे हो सकते हैं, एप्लीकेबल टू ऑल अडल्ट वर्कर्स, सारे अडल्ट वर्कर्स को मैक्सिमम 9 आवर्स। ओके, 55 बात करते हैं रेस्ट इंटरवल्स के बारे में। कोई भी काम 5 घंटे से ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, 5 घंटे बाद ब्रेक लेना है, रेस्ट लेना है, मिनिमम 30 मिनट्स ब्रेक चाहिए हर 5 घंटे के काम के बाद। ठीक है, एंश्योर फिजिकल रिकवरी। सेक्शन 56 स्प्रेड ओवर, टोटल स्प्रेड इंक्लूडिंग रेस्ट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10.5 घंटे पर आवर। 10.5 घंटे पर डे से ज़्यादा आपका काम नहीं होना चाहिए, इसमें रेस्ट भी इंक्लूड जा रहा है, हर 5 घंटे में आपको 30 मिनट का ब्रेक चाहिए। यस, इट प्रिवेंट्स लॉन्ग वर्क डेज। ठीक है, सेक्शन 57 में हमसे नाइट शिफ्ट के बारे में बात कर रखा है। शिफ्ट एंड अगर 12 बजे के बाद होती है और फिर आपकी छुट्टी होती है तो 24 आवर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द शिफ्ट, जैसे फॉर एग्जांपल 1 AM पे आपकी छुट्टी हुई तो नेक्स्ट डे 1 AM से पहले आपको काम नहीं कराना है। नेक्स्ट डे बिगिंस आफ्टर द शिफ्ट एंड्स।
ओके, एडजस्ट वीकली हॉलीडे टाइमिंग फॉर नेक्स्ट शिफ्ट, जो भी छुट्टी का होगा वो अकॉर्डिंगली हो जाएगा। जो हमने बोला है कि 7 दिन में एक छुट्टी चाहिए और नहीं ले पा रहे हैं तो इस महीने का भी ले सकते हैं, आने वाले 2 मंथ्स में आप ले सकते हैं छुट्टी, क्योंकि वर्कर्स राइट टू रेस्ट इज प्रिजर्व्ड। ओके, शिफ्ट रिस्ट्रिक्शन, नो मल्टीपल रिलेज ऑफ वर्कर्स इन सेम वर्क टाइप साइमल्टेनियसली, कि फर्स्ट शिफ्ट में पहले मैं काम कर लेता हूँ फिर नेक्स्ट शिफ्ट में भी काम कर लेता हूँ, ना भाई साहब, सेम तरीके के काम में आप रिले शिफ्ट नहीं ले सकते। रिले मतलब एक के बाद एक। इट प्रिवेंट्स ओवर यूज और मिसमैनेजमेंट। ठीक है, सेक्शन 59 में ओवर टाइम के बारे में बात कर रखे हैं कि अगर किसी बंदे से 9 घंटे से ज़्यादा एक दिन में या 48 आवर्स से ज़्यादा किसी हफ्ते में काम करा रहे हो तो वो ओवर टाइम है। तो लेट्स से आपकी रोज़ की दिहाड़ी मजदूरी है 1,000 रुपये, ठीक है, दैट्स योर नॉर्मल टाइम। बट अगर आप ओवर टाइम कर रहे हो तो जितने भी ओवर टाइम, जैसे 5 घंटे आपने ओवर टाइम किया है तो उसका डबल अमाउंट देना होगा आपको। ठीक है, तो मान लेते हैं 10 घंटे के आपके 1,000 थे तो 5 घंटे के वैसे तो 500 रुपये होते हैं, बट इसके 2 टाइम्स मिलेंगे, मतलब आपको 1,000 रुपये मिलेंगे। वाई बिकॉज डबल अमाउंट, ऑर्डिनरी रेट के ट्वाइस अमाउंट मिलता है। यहाँ से भी आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ऑर्डिनरी रेट में आपके बेसिक पे अलाउंसेस, कैश वैल्यू ऑफ फूड इंक्लूड हो जाता है, बट बोनस और ओवर टाइम बेसिक में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, ऐसा में एनटीसी वर्सेस लेबर कोड जयपुर के केस लॉ में पता चला था। तो इसे आप 2-3 बार पढ़ेंगे, यू विल बी इन अ पोजीशन कि आप चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे। पीस रेट वर्कर्स मतलब जो पीस, जैसे एक कप बना रहे हैं तो हर कप के पैसे अगर हमको मिलते हैं तो ओवर टाइम कैसे आप कैलकुलेट करोगे, एवरेज डेली अर्निंग। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक दिन में 50 कप बना लेती हूँ और मुझे एक कप के जैसे 10 रुपये मिलते हैं, ठीक है, तो 500 रुपये मैं दिन में कमा लेती हूँ। तो जो प्रीवियस, अगर मेरे को ओवर टाइम देना है किसी ऐसे बंदे को जिसका दिहाड़ी नहीं फिक्स्ड है, मतलब पर डे वेज नहीं फिक्स है, दिहाड़ी हिंदी में बोलते हैं पर डे वेज को, पर डे वेज नहीं फिक्स्ड है पर पीस पे काम करती हूँ मैं। ठीक है, तो जो ऑन एन एवरेज मैं दिन में कमा रही थी उसके डबल दे दोगे अगर मैं ओवर टाइम कर रही हूँ, जो पीस रेट वाले होंगे। तो ओवर टाइम एवरेज डेली अर्निंग जो प्रीवियस मंथ में सिमिलर वर्क के लिए मैंने किया था, इससे इंश्योर क्या होगा कि फेयर कंपनसेशन मिलता जा रहा है हमारे लोगों को जो भी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। आई थिंक कुछ आवाज़ की प्रॉब्लम हो गई थी, आई एम नॉट श्योर कि बीच में क्या गायब हुआ था। ठीक है, अगर आवाज़ चली गई थी तो मैंने जस्ट अभी आपको समझाया है एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन के बारे में। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन के बारे में। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट द वॉइस, है ना, कहाँ पे आवाज़ कट गई थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर वापस से वाला टॉपिक करा रही हूँ। एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन सेक्शन 66 इस बारे में बात कर रहा है। क्या सेक्शन 60 आपने देखा था? हाँ, तो अगर हमने देखा होगा तो हम उसे कट कर देंगे, अगर नहीं देखा होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। एडिशनल प्रोविजंस पढ़ेंगे हम इसके अंदर। ओके, डबल एम्प्लॉयमेंट सेक्शन 60 बोल रहा है, सेक्शन 60 बोल रहा है कि एक जगह से ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट्री ए में आपने अब काम किया तो फैक्ट्री बी में सेम दिन में काम नहीं करेगी, आप मॉर्निंग कर लेते हैं, नाइट कर लेते हैं, नॉट अलाउड। नो अडल्ट वर्कर शाल बी अलाउड टू वर्क फॉर इन मोर देन वन फैक्ट्री इन सेम डे, एक्सेप्शन परमिटेड ओनली अंडर स्पेसिफिक प्रिस्क्राइब सर्कमस्टांसेस, कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस वहाँ पे अलाउड है। ओके, रजिस्टर ऑफ अडल्ट वर्कर सेक्शन 62 बोल रहा है। सेक्शन 62 में बोला गया है कि जो रजिस्टर है अडल्ट वर्कर्स का उसमें क्या क्या बातें लिखी होनी चाहिए, क्या नाम है बंदे का, क्या वो काम कर रहा है ना, किस ग्रुप में वो एसोसिएटेड है, रिले में अगर काम कर रहा है तो कौन कौन लोग हैं इस रिले में, और कोई और इन्फॉर्मेशन भी बोली जा सकती है सेक्शन 62 के अंदर। ओके, फिर सेक्शन 66 में बात करें एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, 9 घंटे का ये सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक है मैक्सिमम। और अगर नाइट शिफ्ट लगती है जो स्टेट गवर्नमेंट से पहले तो अप्रूव करानी पड़ेगी तो वो रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक हो सकती है। यहाँ से 1 घंटा माइनस कर देंगे, यहाँ +3 कर देंगे, तो ये अलाउड है, नाइट शिफ्ट अलाउड है रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक, बट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव करनी पड़ेगी। शिफ्ट अगर चेंज हो रही है, पहले मॉर्निंग शिफ्ट थे नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, कोई भी तरीके से शिफ्ट में चेंज हो रहा है तो कम से कम एक दिन के बीच में छुट्टी देनी पड़ेगी। एग्जेम्पशन सेक्शन 54 बोल रहा है 9 आवर्स पर डे की लिमिट नॉट एग्जेम्प्टेड फॉर वुमेन, इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है, 9 घंटे मैक्सिमम है। ओके, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग वर्कर्स सेक्शन 67, 68, 69, 71, 72 इस बारे में बातचीत कर रहा है।
एक्चुअली 71 73 है ना, 67 68 69 71 73, बीच में 70 गायब है और फिर 72 गायब। 67 क्या बोल रहा है, यंग वर्कर्स तो अलाउड इन, 14 साल से कोई नीचे वो काम ही नहीं कर सकता है। यस, चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री। अडोलसेंट वर्कर्स, अगर आप 14 साल से ऊपर है, 18 वर्ष से नीचे हैं, तो आप अडोलसेंट वर्कर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, आप अलाउड हो, काम कर सकते हो, बट आपको सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस चाहिए होगा, जो आपको सर्टिफाइंग सर्जन हमने सेक्शन 10 में बोला था उससे मिला होना चाहिए, जिसका खर्चा, ये पूरा प्रोसेस में खर्चा हो रहा होगा ना, ब्लड वर्क या कुछ होगा तो उसका खर्चा देगा ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर की डेफिनेशन हम पढ़ कर आए हैं। सेक्शन 68 बोल रहा है एडोलसेंट वर्कर 14 से 18 साल ये वर्क कर सकता है, उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस है, और ये सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस मैनेजर को दे दोगे आप, मैनेजर उसके अगेंस्ट आपको एक टोकन देगा, वो टोकन यूज करते हुए आप काम कर सकते हो। कैरियर टोकन रेफरेंसिंग द सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस मैनेजर के पास दे देते हो आप। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस दे कौन रहा है, सर्टिफाइंग सर्जन दे रहा है। अगर 14 वर्ष से ऊपर हो एज अ चाइल्ड देगा, 15 वर्ष से ऊपर हो फिट हो तो एज अडल्ट देगा। 12 महीने के लिए वैलिड रहता है, मतलब 1 साल के लिए वैलिड रहता है, और बीच में वो रिवोक भी किया जा सकता है अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आप फिट नहीं पाए जाते हो काम करने के लिए, वट एवर रीज़न इट कुड बी, कि आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हो या ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में, तो हो सकता है आपका रिवोक कर लिया जाए, करा जा सकता है, और ऑक्यूपायर इसकी फीस देता है। ओके, देन सेक्शन 71 में बात कर रहा है क्या वर्किंग आवर्स है, जैसे 9 घंटे बोला था ना हमने अडल्ट के लिए, यहाँ पर बोल रहे हैं 4.5 घंटे मैक्सिमम 4.5 आवर्स है। ऐसे वुमेन के लिए तो नाइट शिफ्ट अलाउड थी, यहाँ पे अलाउड ही नहीं है। मैक्सिमम टू नॉन ओवरलैपिंग शिफ्ट हो सकती है, एक के ऊपर एक वाली शिफ्ट नहीं हो सकती, लेस देन 5 आवर की रहेगी, और एक रिले में ही काम कर सकते हैं, मतलब रिले बोल रहा है एक के बाद एक, क्योंकि यहाँ 2 शिफ्ट अलाउड है ना। गर्ल्स सुबह 8 बजे से रात को 7 बजे तक, ये हम बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है, 14 से 18 साल वाले बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है, सुबह 8 बजे से शाम को 7 बजे तक ये शिफ्ट में ही काम कर सकते हैं। रजिस्टर कैसे रहता है चाइल्ड वर्कर्स का, फैक्ट्री मस्ट मेंटेन रजिस्टर शोइंग क्या नाम है, क्या नेचर ऑफ वर्क है, ग्रुप और रिलेज, हमने पीछे देखा ना 62 के अंदर वही सारी बात है, और फिटनेस सर्टिफिकेट नंबर भी आपको देना होगा। ठीक मेरे बेटे, अब बात करते हैं एनुअल लीव्स विद वेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट येट अगेन। सेक्शन 79 इसके बारे में बात करता है, 79 3 इसके बारे में बात करता है, 80 बात करता है, 81 भी इस बारे में बातचीत करता है। बस ये करेंगे, इसके बाद पेनल्टीज एंड दैट विल बी इट। बस आज का सेशन और ये चैप्टर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, ध्यान से मेरी बातचीत को सुनेंगे। एनुअल लीव, छुट्टियां साल की कितनी मिल सकती है, पेड। ओके, अगर आपने 240 दिन से ज़्यादा एक साल में काम किया है, एक साल में, तो हर एक बंदा हर 20 दिन काम करने पर एक छुट्टी ले सकता है, अपार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल छुट्टी जो संडे की छुट्टी मिलती है। और अगर चिल्ड्रन है तो हर 15 दिन काम करने पर आप 1 दिन की छुट्टी ले सकते हो, 20 दिन की अडल्ट, 15 दिन की चिल्ड्रन, ठीक है। काउंट इंक्लूड, ये इंक्लूड कर रहे हो 20 दिन का काउंट और 15 दिन का काउंट में आप एक एक छुट्टी जो दे रहे हो वो कैसे कर रहे हो, इसमें अगर आपने निकाल दिया है वो इंक्लूडेड है। मेटर्निटी लीव अप टू 12 वीक्स, 12 वीक्स का मतलब होता है 3 महीने, वो इंक्लूडेड है। प्रीवियस ईयर्स अर्नड लीव, प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल की कोई आपकी अर्नड लीव है, ईएल बोलते हैं, मतलब आपको छुट्टी लेनी चाहिए थी एज पर दिस 20 वाला रूल, बट आपने ली नहीं, तो वो सब इंक्लूड हो जाता है इस काउंट में। ओके, हॉलीडेज नॉट काउंटेड एज लीव्स, जो छुट्टियां जैसे फॉर एग्जांपल 2 अक्टूबर की छुट्टी है उसे हम लीव जैसे नहीं मानते हैं, ठीक है। और अगर हाफ डे से ज़्यादा आप ऑफ पे थे तो उसे हम फुल डे ही मान लेते हैं, मतलब आप मान लेते हैं शाम को 4 बजे आए या दोपहर को 3 बजे आए, हाफ डे से ज़्यादा अगर आपने छुट्टी ली है तो उसे हम पूरे दिन की छुट्टी ही मान लेते हैं। ये एनुअल लीव्स आपको मिलती है हर 20 दिन में एक एज एन अडल्ट, और हर 15 दिन में एक एज अ चाइल्ड, और 240 दिन से ज़्यादा अगर आपने एक साल में काम किया है तो आप इस पेड लीव्स के लिए एलिजिबल हो। ओके, एनकैशमेंट ऑफ लीव, मान लेते हैं मैंने छुट्टी नहीं ली और मैं छुट्टी के लिए एलिजिबल थी, तो मुझे इस लीव के लिए मैं पैसे ले सकती हूँ, ठीक है। ऑन डिस्चार्ज, अगर आपकी मतलब आपका काम खत्म हो जा रहा है, आप जा रहे हो, या आपको निकाल दे रहे हैं, डिसमिसल हो रहा है, या फिर आप रेजिग्नेशन दे रहे हो, आप सुपर एनुएशन हो जा रहा है, या डेथ हो गई है, तो फिर उस केस में लीगल एयर को या रिप्रेजेंटेटिव को मिल जाएगा। वर्कर या नॉमिनी या जो एयर है वो एंटाइटल्ड रहेगा टू एनकैश अनयूज लीव्स, मतलब मैं छुट्टी ले सकती थी बट ये मैंने छुट्टियां नहीं ली तो उसके पैसे मैं ले सकती हूँ। पेमेंट कितने दिन के अंदर हो जाएगी, जिस दिन से आपको निकाल रहे हैं, आप खुद छोड़ के जा रहे हो, रेजिग्नेशन हो रहा है, सुपर एनुएशन हो रही है, डेथ हो रही है, जो भी वट एवर रीज़न था, वर्कर को, नॉमिनी को या एयर को दे रहे हैं 2 दिन के अंदर अंदर, 2 दिन के वर्किंग डेज के अंदर अंदर। रेजिग्नेशन और डिसमिसल के केस में
और सुपर एनुएशन और डेथ के केस में 2 महीने के अंदर अंदर ये वाली पेमेंट हो जानी चाहिए जो अनयूज्ड लीव के पैसे हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेजेस ड्यूरिंग लीव। सेक्शन 80 इस बारे में बात करता है। वेजेस एवरेज फुल टाइम अर्निंग ऑफ लास्ट लास्ट कैलेंडर मंथ, मतलब मान लेते हैं अगस्त के महीने में आपने 12,000 रुपये कमाए थे, तो दैट्स योर एवरेज मंथ सैलरी, राइट। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, आपका डियरनेस अलाउंस जो आपने टैक्स में पढ़ रहे होंगे, डीए, कैश वैल्यू ऑफ द कंसेशनल गुड्स, जो कंसेशनल अमाउंट पे आपको गुड्स मिली हैं वो, और ओवर टाइम और बोनस इसमें इंक्लूड नहीं होता है। क्या इंक्लूड होता है, क्या एक्सक्लूड होता है, ध्यान से हमें प्रोसेस करनी है इस इन्फॉर्मेशन। और अगर आपने लास्ट महीने काम नहीं किया था, मान लेते हैं अभी सितंबर का महीना चल रहा है, और अगर आपने काम ही नहीं किया था, तो जिस महीने आपने काम किया होगा, जैसे मान लेते हैं आपने जून में काम किया था, तो जब आपने जून में काम किया था उसका एवरेज अमाउंट ले लेते हैं रिसेंट मंथ हुआ जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो। ओके, अब बात करते हैं एडवांस पेमेंट ऑफ वेजेस की। अगर आपकी छुट्टी 4 दिन से ज़्यादा थी एज एन अडल्ट और 5 दिन से ज़्यादा थी एज चिल्ड्रन, वेज मस्ट बी पेड इन एडवांस बिफोर लीव स्टार्ट। जैसे मान लेते हैं लीव मिल रही है 4 दिन की या 5 दिन की एज एन अडल्ट एज अ चाइल्ड, उससे पहले ही आपकी पेमेंट हो जानी चाहिए। ओके, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लीव मैक्सिमम अडल्ट 30 दिन के लिए कर सकता है कैरी फॉरवर्ड, चिल्ड्रन 40 दिन के लिए कर सकते हैं। बेसिकली चिल्ड्रन को एडवांटेज दे रहे हैं, चाहे वो 15 दिन में एक था, चाहे वो ये 40 दिन में हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं लीव को, या फिर यहाँ पर 4 दिन की लीव पे जा रहे हैं उससे पहले पेमेंट होनी चाहिए, यहाँ पे 5 दिन की लीव में जा रहे हैं तो उससे पहले पेमेंट हो जानी चाहिए। इफ़ लीव वॉज अप्लाइड एंड रिफ्यूज, आपने लीव के लिए अप्लाई किया और रिफ्यूज़ कर दिया गया, तो नो लिमिट ऑन कैरी फॉरवर्ड, फिर आप कैरी फॉरवर्ड आराम से कर सकते हो। जैसे हमने बोला ना, लीव को हमने कैरी फॉरवर्ड करा था 30 दिन के लिए या 40 दिन के लिए, आपने मांगी, छुट्टी मांगने गए और छुट्टी कैंसिल होगी, तो फिर यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है 30 और 40 दिन वाली हमने जो बातचीत करी है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ट्रू फॉल्स आ सकता है यहाँ से एमसीक्यू फॉर्मेट में। ठीक है, अवेलिंग ऑफ लीव, आपको एक छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देनी है, अर्जी देनी है राइटिंग में 15 दिन पहले एडवांस में, नॉर्मल फैक्ट्रीज में, और अगर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में है, जैसे नो कोई चीज़ जो पब्लिक यूटिलिटी के लिए है, कोई बस से रिलेटेड हो गया, ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो गया, लाइक दैट, तो आपको कम से कम 30 दिन पहले छुट्टी के लिए दरख्वास्त देनी पड़ेगी, है ना। लीव कांट बी रिफ्यूज अनलेस पर वैलिड स्कीम, वैलिड स्कीम के अंदर अब मना करे जा रही तो ठीक है, अदरवाइज आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते छुट्टी। मैं छुट्टी के हकदार हूँ, मैं छुट्टी मांग रही हूँ, दे तो मुझे छुट्टी, लाइक दैट। ओके, अब बात करते हैं पेनल्टीज के बारे में। दैट इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे एंड फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, चलो पढ़े। क्या बोल रहा है, सेक्शन 92 बोल रहा है जनरल पेनल्टी, आपने कोई चीज़ फॉलो नहीं करी, कंट्रावेंशन किया, फॉलो नहीं किया, तो वायलेशन एक्ट के अंदर, रूल के अंदर, ऑर्डर के अंदर आपको 2 साल की सज़ा हो सकती है, या फिर 1 लाख रुपए का फाइन लग सकता है, दोनों भी हो सकता है। ओके, अगर आप एक कॉन्ट्रावेंशन जो आपने गलती करी है वो कंटिन्यू कर रहे हो, तो 1,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, तो मतलब 2 साल के लिए जेल तो हो ही सकती है, 1 लाख रुपए का फाइन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। और अब आपको पता चल गया कॉन्ट्रावीन करो और वो भी कंटिन्यू करते जा रहे हो, तो 1,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको जुर्माना और देना पड़ सकता है, अपार्ट फ्रॉम दिस 1 लाख रुपीज़। अगर एक्सीडेंट हो जाता है डेथ में, मिनिमम 25,000 रुपये की फी का पेनल्टी है, और सीरियस इंजरी हो जाती है तो मिनिमम 5,000 रुपये, 25,000 रुपये, 5,000 रुपये, डेथ और इंजरी। ओके, सीरियस इंजरी के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, हमारे पास यहाँ पे केस लॉ है, जनरल मोटर्स व्हील एंड एक्सल प्लान्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। अगर पब्लिक सर्वेंट है, उसको सैंक्शन चाहिए होगा अंडर सेक्शन 197 ऑफ क्रिमिनल पीनल कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल पीनल कोड, सीपीसी सिविल पीनल कोड। ओके, without sanction court cannot take cognizance is knowledge of offense नहीं ले सकते बिना सैंक्शन। ओके, ऐसा हमारे को जनरल मोटर व्हील एंड एक्सल प्लांट वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में बताया। इसको बस 1-2 बार पढ़ना है, अगर आप रीड करके लर्न कर पाओ अच्छी बात है, वरना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इस केस लॉ का नहीं लेंगे। नेक्स्ट इज लायबिलिटी ऑफ ऑनर्स व्हेन सेपरेट फैक्ट्रीज ऑपरेट इन लीज बिल्डिंग, मतलब मान लेते हैं एक बिल्डिंग है, यहाँ पर एक फैक्ट्री ए काम करती है, यहाँ फैक्ट्री बी काम करती है, सेम प्रीमाइसेस है, सेम जगह है। ओनर मस्ट प्रोवाइड कॉमन फैसिलिटीज, इस रोड से आ रहे हैं, जैसे ये जगह है तो इस रोड से आ रहा है, इस ये वाली फैक्ट्री और ये वाली फैक्ट्री के लोग,
ठीक है, ड्रेनेज, वाटर, लाइटनिंग, सैंड, ओनर को देना पड़ेगा। ओनर्स लायबल होते हैं एज ऑक्यूपायर या फिर मैनेजर फॉर कंट्रावेंशन। किसको पकड़ेंगे? ऑक्यूपायर को पकड़ेंगे ना इन जनरल, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनहांस पेनल्टी। एनहांस पेनल्टी, अगर आप बार बार एक ही गुनाह करे जा रहे हो, ऑफेंस कॉन्टिन्यूसली सेम सेम होया जा रहा है, तो उस पर आपकी पेनल्टी बढ़ जा रही है। सेक्शन 92 बोल रहा है कि जो पहले 2 साल की सजा बताई थी हमने, वो 3 साल की हो जा रही है। फाइन जो 1 लाख था वो अब 2 लाख तक जा सकता है, दोनों भी हो सकता है। और कोर्ट में रिड्यूस फाइन बिलो 10,000 विद रिटन रीजन। 10,000 से कम करा जा सकता है आपकी पेनल्टी, बट रिटर्न रीजन यार ये क्यों कर रहे हैं? पास कन्विक्शन ओवर 2 years ओल्ड इग्नोर्ड, मतलब मान लेते हैं कुछ 4 साल पहले आपने कुछ गड़बड़ करी थी, वापस वही कर रहे हो, तो वो फिर उसमें एनहांस्ड पेनल्टी नहीं लगेगी। बट 2 years के अंदर आपने पहले वही काम किया था, फिर वापस वही काम कर रहे हो, तो पेनल्टी लग सकती है। 2 साल की जगह 3 साल का जेल हो सकती है, 1 लाख की जगह 1 लाख से 2 लाख हो सकता है, और 10,000 से ज़्यादा कम करी जा सकती है आपकी पेनल्टी, बट उसके लिए रिटर्न रीजन करना पड़ेगा कोर्ट को। ये है सेक्शन 92, ठीक है। पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर का काम रोकने में करने में उसको आप रुकावट डाल रहे हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप इंस्पेक्टर को डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हो, वर्कर्स को छुपा दे रहे हो, तो आप पे 6 महीने की सजा हो सकती है, 10,000 का फाइन हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। एक्चुअली यहाँ पर हमने 1 लाख तक की फाइन बोला था, यहाँ बोल रहे हैं हम 2 लाख तक का फाइन। 10,000 से 2 लाख का, और ये 10,000 से नीचे करा जा सकता है। 10,000 से 2 लाख तक का फाइन था, और ये 10,000 से नीचे किया जा सकता है, बट रिटर्न रीजन के साथ। तो मिनिमम 10 बोला है ना, 10 की जगह 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, बट रिटर्न रीजन के साथ, लाइक दैट। ओके। हजार्डस प्रोसेस कंट्रावेंशन, हजार्डस प्रोसेस में कंट्रावेंशन किया, 41B, 41C, 41H। 41H पीछे पढ़ा था हमने, जी पढ़ा था, है ना। 7 साल तक की सजा हो सकती है, 7 years। 2 लाख तक का फाइन हो सकता है, 5,000 रुपये प्रतिदिन अगर आप कॉन्ट्रावेन कॉन्टिन्यूसली करे जा रहे हो, ठीक है। और अगर कंटिन्यूड 1 साल से ज़्यादा के लिए आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो जेल हो सकती है 10 साल की। जो 7 साल की जेल बोली थी ना, मतलब हमने आप पे 7 साल, क्योंकि आपने 41A या 41H में अगर आपने गड़बड़ करी है, तो आप पे 7 साल तक का जेल हो सकती है, 2 लाख तक का फाइन लग सकता है, दोनों भी लग सकता है। कंटिन्यू करोगे तो 5,000 रुपये प्रतिदिन का हिसाब से आप पे जुर्माना लगेगा। और आप मान लो कंटिन्यू करते जा रहे हो, 1 साल से ज़्यादा हो जा रहा है, तो जो हमने 7 साल की सजा लगाई थी, वो 10 साल तक की लगा सकते हैं। ओके। फिर बात कर रहे हैं ऑफेंसेस बाय वर्कर्स। इफ वर्कर्स वायलेट ड्यूटीज, एक तो ऑक्यूपायर था, कंट्रोलर था, जो काम करवा रहा है वो है। एक बार है कि जो वर्कर्स है वो करते हैं ड्यूटी अपनी काम को वायलेट, तो 500 रुपये तक का फाइन लग सकता है। अगर फॉल्स सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस है, तो जब हमने सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस लिया था ना सर्टिफाइंग सर्जन से, कोई एक बंदा दूसरे का ले ले रहा है या मिसयूज कर रहा है अपने ही सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस का, तो 2 महीने की सजा हो रही है, 1,000 रुपये तक का फाइन लग रहा है। मतलब जो मोटी पार्टी उससे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, जो बेचारा काम ही ऐसे बस अपना पेट ही भर पा रहा है, उससे कम ले रहे हैं, कानून ऐसे कर रहा है, ठीक है। 1,000 रुपये तक का फाइन, ये दोनों भी हो सकता है। डबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड, अगर चाइल्ड 2 फैक्ट्री से ज़्यादा एक दिन में काम कर रहा है, जो पेरेंट है, गार्जियन है, अदर्स हैं, वो इस पे 1,000 रुपये का फाइन, मतलब बेसिकली जो करा रहा है उस पर 1,000 रुपये का फाइन हो सकता है। एक्सेप्शन विदाउट देयर नॉलेज और कंसेंट, मुझे पता ही नहीं है कि जो बच्चा है मेरा फॉर एग्जाम्पल, है ना, वो काम कर रहा है 2 जगह, तो फिर नहीं लगेगा मेरे पे फाइन, वरना 1,000 रुपये तक का फाइन हो सकता है। ओके, एंड दैट इज इट। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी नेक्स्ट सेशन में करेंगे, नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ऑन विजय धनुष बैच इन योर CMSRT's ऐप। आई होप आप अच्छे से पढ़ पाए होंगे। तो बीच में कुछ वॉइस की दिक्कत आई होगी, वो मैंने सॉर्ट कर दी थी। आपको मज़ा आया तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसे समझ में आया, फैक्ट्रीज एक्ट आप अच्छे से कर पाए। ओके, और अगर आप चाहते हो कि मैं एक डिकोडिंग सेशन करूं लास्ट 2 अटेम्प्ट्स का, तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। डिकोड ब्रिंग सून एंड आई एम गोइंग टू ब्रिंग इट फॉर। ओके, for now I'll take your leave. This is your mentor CMA Dusha Dua signing off for today. Bye bye.